आज समुद्र विज्ञान में एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है, समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण महासागर विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्यावरण से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रदूषण, और मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। और परिणाम कोई भी हो, किसी भी कार्य का परिणाम होता है जो वो इम्पोर्टेंट होता है, वो बताता है कि हम कार्य कैसा कर रहे हैं। यदि परिणाम अच्छा है तो निश्चित रूप से हमने काम अच्छा किया होगा, और यदि परिणाम बुरा है तो फिर काम भी बुरा ही होगा। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महासागरीय प्रदूषण का ये चैप्टर महासागर विज्ञान में महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देखेंगे कि महासागरों का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, उसका जो उपयोग कर रहे हैं, और उस उपयोग के दौरान हम महासागरों को क्या दे रहे हैं और बदले में महासागर हमें क्या दे रहे हैं, ये हम अप्लाइड ओशनियोग्राफी वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे देखेंगे मुख्य रूप से कि प्रदूषण महासागरों में किस हद तक हो रहा है और उसके स्रोत क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। इन्हीं बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। समुद्री जल में चूँकि महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर आच्छादित हैं, इनकी जल राशियाँ हैं, और इतने बड़े भाग पर अगर कोई है और अगर वो प्रभावित हो रहा है आपसे या हमसे, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पे हम पे पड़ेगा ही, और पड़ भी रहा है। सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव जो भी है वो सीधे तौर पे हम पे पड़ेगा। कारण क्या है कि जब इतने बड़े क्षेत्र में वो हैं तो ना चाहते हुए भी अपना प्रभाव आप पे डालेंगे ही। जब उनकी जलवायु, उनके तापमान का असर आप पे पड़ता है तो फिर उनके पॉल्यूशन का असर भी तो आप पे पड़ेगा ही। देखते हैं समुद्री प्रदूषण है क्या। समुद्र के जल में प्रदूषण कोई भी हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या फिर मृदा प्रदूषण हो, प्रदूषण कोई भी होता है जब उसका जो नेचुरल ऑर्गेनाइज है उसमें जब कोई चेंजिंग आ जाती है तो वो प्रदूषण हो जाता है। जैसे वायुमंडल का अपना एक संगठन है, और जब उस संगठन में तत्वों का पूरा एक औसतन सारे तत्व जितनी मात्रा में नेचुरली पाए जाते हैं, जब उन तत्वों में कोई चेंजिंग आ जाती है, कोई उसमें बढ़ जाए या घट जाए, तो वायु पॉल्यूशन होता है। ठीक वैसे ही जो जल का अपना संगठन है, जब उसमें परिवर्तन आ जाता है तो फिर जल प्रदूषण होता है। सैलिनिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि महासागरीय जल का में कुछ खनिज हैं जो एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होते रहते हैं उनका परसेंटेज। जैसे सैलिनिटी है, और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, मैग्नीशियम है, तो ये सब एक निश्चित मात्रा में महासागरों में पाए जाते हैं, और उसी संतुलन के साथ महासागरीय जनजीवन चल रहा है। लेकिन जब उनमें चेंजिंग आ जाती है किसी भी प्रकार से, चाहे वो मानवीय हस्तक्षेप हो या पर्यावरणीय हस्तक्षेप हो, और उसके औसत में या उनके अनुपातों में बदलाव आ जाता है, तो वो समुद्री प्रदूषण हो जाता है। तो समुद्र का जो जल है एक ऐसी क्वालिटी लिए बैठा है, वो पीने योग्य नहीं है। ये बात सत्य है कि वो पीने योग्य हमारे नहीं है, लेकिन आज हम मशीनरी डेवलप कर चुके हैं। जैसे अरब कंट्रीज़ के पास ऐसी सुविधाएं हैं जो महासागरीय जल को फिल्टर करके पीने योग्य बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जल व्यर्थ तो जाएगा नहीं। जिस दिन आवश्यकता पड़ी उस दिन हम भी इस तकनीकी का विकास करेंगे, और तटीय क्षेत्र में हैं तो अपने तटीय क्षेत्रों से जल को फिल्टर करके और फिर इसका इस्तेमाल हम पीने में करेंगे। पीने योग्य ना होते हुए भी महासागरीय जल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधताएं ऐसी हैं, जीव हैं, जंतु हैं जो उस जल में रहना पसंद करते हैं, वो खारे जल के लिए अनुकूलित हैं। महासागरीय जल हमारे लिए यूजफुल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, लेकिन महासागरों में जो मछलियां पाई जाती हैं उनके लिए वही दवा है, वहीं पे उनका जीवन है। या महासागरों में जो शैवाल हैं, एल्गी हैं, और भी वनस्पतियां जो पाई जाती हैं, प्रवाल हैं, इन सब के लिए महासागरीय जल ही उनका जीवन है। आप देखेंगे जो गरान क्षेत्र होता है, मैंग्रोव वन जो होते हैं, उनकी एक खास विशेषता होती है कि वो नमकीन जल में ही सर्वाइव कर पाते हैं, और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं वो
उनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, पानी में सड़ती नहीं है जल्दी। तो ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां और जीव जंतु हैं जो खारे जल में अनुकूलित हैं रहने के लिए। भाई प्रवाल महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है, और इतनी भारी मात्रा में अगर उनके पास डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो अगर हम समुद्रों को डिस्टर्ब करेंगे या किसी भी कारण से जब महासागर डिस्टर्ब होंगे या उनके समुद्री जल जो है उसकी गुणवत्ता में अगर ह्रास होने लगा, समुद्री प्रदूषण हुआ, तो फिर उनका जनजीवन तो प्रभावित हो गया ना। अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आप पे भी ठीक ठाक प्रभाव पड़ता है, मानव को भी। भाई अगर समुद्री जल प्रदूषित है तो मछलियां भी प्रदूषित हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगी, और उन्हीं मछलियों का सेवन तटीय क्षेत्र के लोग कर रहे हैं तो वो भी उस बीमारी से ग्रसित होंगे। तो मानो जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो पर्यावरण कहीं जा नहीं रहा है, वो रिटर्न में आपको भी दे रहा है किसी न किसी माध्यम से। आप जल प्रदूषण करो, नाइट्रेट प्रदूषण आपको होगा। दुनिया भर की बीमारी, आप वायु प्रदूषण करो, दमा के पेशेंट आप होंगे। नेचर का क्या है, वो तो मेंटेन करेगी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यही नियम है नेचर का, और इसी नियम को वो पूर्णतः फॉलो कर रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या कैसे हो रहा है ये सब। तो समुद्री प्रदूषण क्या है? महासागरीय जल में या समुद्री जल की गुणवत्ता में ह्रास होना। जो गुणवत्ता उसका नेचुरली है उसको बनाए रखी है अगर वो, तो सही है, लेकिन जब उसके जल में, जो उसकी जल की गुणवत्ता है, जब उसमें कोई ह्रास होने लगता है या अवनयन होता है, या फिर जब उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी डिक्रीज होती है, तो वो समुद्री प्रदूषण कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी, समुद्री प्रदूषण क्या है? तो समुद्री जल में या समुद्री जल की गुणवत्ता में ह्रास होना। समुद्री जल की गुणवत्ता में ह्रास होना समुद्री प्रदूषण कहलाता है। अब उसकी गुणवत्ता, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि उसमें सभी तत्वों की एक निश्चित मात्रा होती है, और उस निश्चित अनुपात में बहुत सारे जीव जंतु, महासागरीय जनजीवन जो है वो जीवित रहने के लिए अनुकूलित है, और वहाँ पे उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उनके उस अनुपात में जो खनिज तत्व हैं या और भी रसायन है या एलिमेंट्स हैं, जब उनके अनुपात में चेंजिंग आ जाती है, तो फिर वो जीव जंतु प्रभावित होने लगते हैं, और वो इतनी जल्दी से अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या उसके प्रति अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो उस प्रदूषण के कारण अपना जीवन खतरे में पड़ते हुए देखते हैं। तो जब समुद्री जल प्रदूषित होगा तो जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होगा? अस्थिर होगा। तो समुद्री जल की गुणवत्ता में ह्रास होना, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी या मैरीन इकोलॉजी का अस्थिर हो जाना ही समुद्री प्रदूषण कहलाता है। समुद्री प्रदूषण कहलाता है। अब अगर समुद्रों में प्रदूषण हो रहा है तो ये प्रदूषण होने का कारण क्या है? महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर समुद्रों में पॉल्यूशन हो रहा है तो फिर प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है? भाई समुद्रों में तो इंडस्ट्री है नहीं। भाई समुद्री जीव जो हैं वो अपने लिए कोई इंडस्ट्री लगा के नहीं रखे, वो सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है। नेचुरल इंडस्ट्री तो हमने लगाया समुद्रों में जाके, रिफाइनरीज लगा दिए हैं, तेल का निष्कासन कर रहे हैं महासागरों से, खनिज का निष्कासन कर रहे हैं। खनिज संसाधन वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि डियो गार्सिया के पास, जो इंडियन ओशन में एक स्थान है, डियो गार्सिया के पास ISA ने, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, उसने भारत को 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए ताकि हम खनिज का वहाँ पे अन्वेषण कर सकें, रिसर्च कर सकें और उसका दोहन कर सकें। तो अब इतने बड़े क्षेत्र में जब हम जाएंगे, खनिज का अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, खोजेंगे उसको और फिर उसका निष्कासन करेंगे, तो परिणाम में हम समुद्र को क्या देंगे? ISA ने कहा कि आप 50%, चलिए संयुक्त राष्ट्र को हम दे देंगे,
50% यानी 75,000 वर्ग किलोमीटर अपने पास रख लेंगे जहां संसाधन होगा, बाकी आधा क्षेत्र वापस कर देंगे। लेकिन हम संसाधन निकाल के अपने पास ले आए और क्षेत्र दे दिए किसको, संयुक्त राष्ट्र को। संसाधन निकालने के बाद हमने महासागर को क्या दिया, उस डियो गार्सिया के पास जो 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमने इस्तेमाल किया अपने सुविधा के लिए, संसाधन के लिए, तो हमने महासागर को क्या दिया। संसाधन तो ले लिया हमने, बहुत सारे खनिज पदार्थ हमने निकाले वहां से या निकालेंगे, लेकिन महासागर को देंगे क्या, तो दरअसल महासागर को हम प्रदूषण देंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि और हमारे पास कुछ है भी नहीं उन्हें देने के लिए। ना तो कोई ऐसी मशीनरी है बेहतर जो बिना पॉल्यूशन के खनिज पदार्थों का निष्कासन कर सके। मशीनरी जो है भी हमारे पास, टेक्नोलॉजी जो भी है, वो इतनी महंगी है कि जितने का हम संसाधन नहीं निकालेंगे उससे ज्यादा का इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो सस्ती तकनीकी से अगर हम निकालते हैं तो प्रदूषण वहां देना है। मानवीय एक्टिविटी जो बढ़ेगी वहाँ पे और जो खनिज संसाधनों का दोहन होगा, तमाम जहाजों का आना जाना वहाँ पे, अन्वेषण के दौरान साउंड पोल्यूशन, ये सब होगा क्या, तो समुद्री प्रदूषण का एक कारण बनेगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से महासागर में प्रदूषण फैल रहा है और लगातार हो रहा है। तो उन प्रदूषणों को उनके स्रोत के आधार पे या उस पॉल्यूशन को हम स्रोत के आधार पे देखते हैं कि कितने स्रोतों में इसको बांटा जा सकता है। 2-3 स्रोत हो सकते हैं। स्रोत का जो आधार है, या तो समुद्र ही आधार बनेगा प्रदूषण का, एक जल आधारित प्रदूषण होगा, महासागरीय प्रदूषण, एक वायुमंडल से प्रदूषण पहुंच रहा होगा महासागरों में, जैसे अम्ल वर्षा है। अब अम्ल वर्षा कैसे समुद्रों तक पहुंच रही है, पर्यावरण में आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा कि प्रदूषण जो वो अम्ल वर्षा है उसकी पूरी की पूरी जो रासायनिक क्रिया होती है वो क्या होती है। अभी आप ये जानिए कि जो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड हैं, बहुत से सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वायुमंडल में गैस के रूप में तो हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं या केमिकल रिएक्शन, और इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है उस जल की। जब ये जल के अणुओं के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, इनकी अम्लता बढ़ जाती है। और फिर जब ये स्थल पे बरसते हैं और वर्षा का जल जब समुद्रों तक पहुंचता है, तालाब है, नदी है, इसके माध्यम से, तब समुद्री जल का जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। अब वो निश्चित मात्रा में एसिडिटी होना ठीक है, समुद्री जल में अम्लीयता का होना ठीक है, उसमें जीव रह रहे हैं, अपना जी रहे हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा उसमें पड़ जाए और जल आ जाए, ऐसा जल आ जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अम्लीयता है या फिर जो एसिडिटी है, तो फिर समुद्री जीव उससे प्रभावित होंगे। तो वायुमंडल कहीं ना कहीं समुद्र में प्रदूषण पहुंचा रहा है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण भी होगा, स्थलीय प्रदूषण होगा, कुछ स्थल आधारित होगा, इंडस्ट्री आधारित हमारे। तो देखते हैं इन तीनों आधारों पे हम प्रदूषण को देखते हैं कि जो स्थल आधारित प्रदूषण है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थल आधारित प्रदूषण, यानी जिसके लिए स्थल जिम्मेदार है, स्थलीय क्षेत्र से जो प्रदूषण महासागरों में पहुंच रहा है उसे हम कहेंगे स्थल आधारित प्रदूषण। इसमें जो सबसे बड़ा प्रदूषण है और बहुत ही खतरनाक है वो है नगरीय और जो औद्योगिक मलबा है। नगरीय और औद्योगिक मलबा। ये नगरीय और औद्योगिक मलबा होता क्या है, ये ठोस और तरल दोनों स्थितियों में हो सकते हैं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े शहर और विकसित शहर हैं या नहीं भी विकसित हैं, तब भी इनकी उपस्थिति कहाँ पे है, शहरों का निर्माण कहाँ पे हुआ है, इनका विकास जो हुआ है वो नदी के तट पे ही हुआ है। यानी जल इंसानों की पहली आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, और जल की उपलब्धता नदियों से हमें मिलती है, नदियों की जो बेसिन है वहां से मिलती है। यही कारण है कि कोई भी सभ्यता हो या फिर कोई भी शहर हो, आज के समय में हो या फिर हड़प्पा सभ्यता हो, वो किसी न किसी नदी का सहारा लेके ही विकसित हुआ है। अब शहरों की जो एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, सुबह सोकर उठने से लेके और रात को सोने तक,
इस दौरान हमारा जो जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे हम खाना बनाते समय सब्जी के खराब टुकड़े को निकाल दें, या कपड़ा धुलने के बाद में हम पानी को रिलीज करते हो नालियों में, या फिर जो सीवेज वगैरह हैं, ये सब क्या हैं, शहरों के वो अपशिष्ट हैं, वो कचड़े हैं जो रिसाइकिल नहीं हो रहे हैं। रिसाइकलिंग जिनकी नहीं हो रही, अब नालियों से जो जा रहे हैं उनकी क्या रिसाइकलिंग हो रही है। जो प्लांट लगे हुए हैं नदी के मुहाने पे, जहाँ नालियाँ गिर रही हैं वहाँ पे, वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, या थोड़ा बहुत वो कर भी रहे हैं। इतने बड़े शहर से, बड़े बड़े शहरों से इतनी भारी मात्रा में ये प्रदूषित जल और वेस्ट मटेरियल पहुंच रहा है। अब सड़क पे मान लीजिए दिन में 2 बजे बारिश हो जाए, ठीक ठाक बारिश शहर में होना शुरू हो जाए, बताइए नगर निगम या नगर पालिका कचरा उठाने तो आई है कब? सुबह, झाड़ू सुबह लगी है सड़कों पर, लेकिन दोपहर 2 बजे तक जो भी पॉलीथीन, कागज के टुकड़े हैं, लकड़ी है, और भी अन्य ऐसे भी वेस्ट मटेरियल हैं जो यूजेबल नहीं है, बोतलें हैं, ये सब सड़क पे 2 बजे तक ठीक ठाक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। और 2 बजे अगर बारिश हो जाए तो वो सड़क के किनारे ही बह करके नाली में पहुंच जाती है, नालियों से नदी में सीधा, और नदी क्या करती है, उसको ले जाके महासागरों में डंप कर देती है। और महासागरों में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो इनके संपर्क में आ करके अपना नुकसान करते हैं या फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। औद्योगिक मलबे में आप देखें, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो सब नदियों के किनारे हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है जो नदियां पूरी कर रही हैं। जैसे उनकी मशीनों को ठंडा करने के लिए उनको भारी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो जल होता है, अब जैसे कपड़ा इंडस्ट्री है कोई, जहाँ पे कपड़े की रंगाई वंगाई होती हो, आप देखेंगे वहाँ पे कि कलरफुल जो पानी होता है बहुत, अब कपड़े को कलर करने के लिए उन्हें पानी को गर्म करना है और केमिकल डाल के उसमें कलर भी डालना है। एक बार कपड़े का कलर हो गया तो वो पानी वो स्टोर तो करेंगे नहीं, सीधा नाली के माध्यम से कहाँ पहुँच रहा है, ये नदियों में पहुँच रहा है। तो वो केमिकल वाटर जो होता है वो नदी के कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित कर रहा है, और नदियाँ उस जल को ले जाके समुद्र में डाल रही हैं, तो समुद्र भी ठीक ठाक प्रदूषण इससे पा रहा है। और भी औद्योगिक मलबा है, जैसे शहरों के किनारे कानपुर, आप ठीक ठाक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वे औद्योगिक शहर है कानपुर, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे चमड़ा उद्योग है कानपुर में, चमड़ा उद्योग में क्या हो रहा है कि जो चमड़े का जो बचा हुआ भाग है जो यूज नहीं किया जा रहा है, अब कोई भी बनाते समय कोई भी प्रोडक्ट जो छोटे छोटे टुकड़े उसके बच गए हैं, उसका क्या करेगा वो इंडस्ट्री? फेंक देगा, नदियों में जाएगा। चमड़ा है तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन होगा और वो सड़ेगा। जब वो सड़ गल करके माइक्रोबीट्स में चेंज हो जाएगा या कोलाइट्स बनेगा, तो मछलियाँ या फिर हम ही आप नदियों में स्नान करते हैं और उस जल को बहुत पवित्र मान के जो हम पी लेते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान में रखते हैं कि ये जो पानी है इसमें कितने कोलाइट्स होंगे। हालांकि चलो ठीक है, आपको नुकसान नहीं हो रहा, ये आपकी इम्यूनिटी है, लेकिन आप जितना इम्यूनिटी जीव जंतुओं की नहीं है, जलीय जीव जंतुओं की, वो तो उन्हें तो सब कुछ एक निश्चित मात्रा में चाहिए, एक निश्चित अनुपात में चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जो औद्योगिक शहर हैं, या औद्योगिक शहरों से जो मलबा निकलता है, ये तो एक एग्जाम्पल है कि मैंने बताया आपको चमड़ा उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ से बहुत भारी मात्रा में वेस्ट मटेरियल कहाँ डाले जा रहे हैं, नदियों में डाले जा रहे हैं। दूसरा, अब देखें अस्पतालों में जो अस्पतालों का अपशिष्ट होता है, ये भी स्थलीय प्रदूषण, स्थल आधारित प्रदूषण में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन अब तो बहुत सारे अस्पतालों में रिसाइकलिंग या फिर उसको नष्ट करने की सुविधाएं अस्पताल खुद अपने पास रखता है, लेकिन अभी भी ये सुविधाएं सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों में देखते हैं आपको। अगर 100 अस्पताल शहर में है तो 2-4 के पास ऐसी सुविधाएं होंगी। बाकी लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर से ब्लड है, और भी जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं कॉटन वगैरह, ये सब क्या है, अब कॉटन उठा के आप डिब्बे में पैक कर रहे हो, फिर नगर निगम की गाड़ी में डाल दे रहे हो, पता लगा कि वो किसी भयंकर वायरस से ग्रसित पेशेंट है। अब वो गया कहाँ पे, शहर के किनारे कूड़ा लगा हुआ है, पूरा ढेर डंप कर दिया सारे कचरे को, और वहीं आसपास जो रहने वाले लोग हैं, हवा चलती है और उस वायरस के संपर्क में आ रहे हैं, वो तो बीमार हो ही रहे हैं। साथ में पता लगा आंधी चल गई, अब कॉटन की क्या औकात है, वो आंधी रोक पाएगी? कॉटन उसी के साथ उड़ के कहाँ पहुँच गया,
शहर के किनारे नदी, नदी के किनारे आपने कचरा डाला था, जब आंधी चली या बारिश हुई तो बह के नदी में पहुंच गया। अब वो ब्लड जो कि वायरस से बहुत भरपूर है, अब वो जल में ठीक ठाक वायरस अपना काम कर रहा है। आप स्नान कर रहे हो, जीव जंतु है वो सब क्या है, संक्रमित हो रहे हैं, और वो जल समुद्रों में पहुंच रहा है और संक्रमण फैल रहा है। औद्योगिक इसमें अस्पतालों के अपशिष्ट में ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक तो ये होता है कि अस्पतालों में इस्तेमाल किया गया इतना सा टुकड़ा भी कॉटन का ब्लड से कम बल्कि केमिकल से ज़्यादा भीगा होता है। तो जो केमिकल हम सर्जरी के समय इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लड को साफ करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य को करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जरूरी है कि वो समुद्री जीवों के लिए ठीक ठाक कोई प्रभाव न डालता हो, नकारात्मक या सकारात्मक ही हो या फिर न्यूट्रल ही रहे। तो स्थल से, अस्पतालों से इस तरह का प्रदूषण महासागरों में पहुंच रहा है। ऐसे स्थलीय भाग से एक प्रदूषण और पहुंचता है पर्यटन के माध्यम से, पर्यटन द्वारा। पर्यटन द्वारा क्या होता है कि हम जाते हैं बीच पर घूमने और वहां से ढेर सारा चिप्स और कुरकुरे मुरमुरे के पैकेट लेकर जाते हैं, और वो पैकेट हम खाते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं हमें डिब्बा ना दिखाई दे जिसमें डाल दें, और पता लगता है कि वो बगल से ही सरका के कहीं छोड़ दिया गया। कर्मचारी लगे हैं, लेकिन वो कर्मचारी हैं भाई, वो कितने क्षेत्र को कवर करेंगे। जब आप किसी पत्थर के पीछे बैठ के कुरकुरे खा रहे हैं तो वहाँ कर्मचारी तो नहीं पहुँच पा रहा है ना। और हो क्या रहा है, आप खाने के बाद भी पत्थर की कोई दरार में घुसा देंगे। ये हरकतें वैसे ही करते हैं। मैंने देखा है कई जगहों पे कि अगर दरार मिल रही है तो लोग कागज़ का टुकड़ा है, पॉलीथीन का टुकड़ा, उसको इतना मोड़ेंगे उस दरार में घुसा देंगे। तो जो बीच पर आप दरार में पॉलीथीन डालकर आए हैं, जो बोतल फेंक करके आए हैं, लहरें आ करके उसे अपने साथ अंदर लेकर जाएंगी, और वहाँ के जीव जंतु कन्फ्यूज होकर के उसको अगर एक बार भी सेवन कर लिए उनकी डेथ सुनिश्चित है। या फिर वो एक लंबे समय के बाद में जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा तो माइक्रोबिट्स के रूप में इतने छोटे टुकड़े होंगे कि वो अलग नहीं हो पाएंगे, और खाते ही मछलियाँ या फिर और जीव जंतु क्या होंगे, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा प्रदूषण जो मैंने नोटिस किया और उम्मीद है कि आप भी इसको समझ जाएंगे, वो है तीर्थ यात्रियों द्वारा। ये आस्था के नाम पर किया गया ऐसा प्रदूषण है जिसे सरकार भी नज़रअंदाज करती है और सहयोग भी देती है। मैंने और आप सब ने देखा होगा, कुंभ मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है, या ऐसे शुभ अवसरों पे पुष्प वर्षा खूब की जाती है। पुष्प वर्षा करना गलत नहीं है, आप खूब वर्षा कराओ, लेकिन आप उसके निस्तारण की व्यवस्था भी करके रखो। जब कभी यात्री जब तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं तो मंदिर है या संगम पे ही देख लीजिए, जब संगम मेला होता है उस समय जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनका एक दो सपना होता है कि किसी तरह स्नान कर लें और हो सके तो 100-200 ग्राम फूल पत्ती क्या करें, नदी में प्रवाहित कर दें। ये जो फूल पत्ती आप प्रवाहित कर दिए हो, इनकी उम्र कितनी है, 2 दिन के अंदर अंदर ये जल में मिल करके सड़ते हैं, और जब ये सड़ने लगते हैं तो सोचिए जल की जो क्वालिटी है, पानी की जो क्वालिटी है उसका क्या होता है, वो किस लेवल पे होता है। तो कहीं ना कहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता है, मिनरल्स की मात्रा बढ़ेगी, डिजॉल्व। अब उसको फूल को सड़ाने गलाने के लिए जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उनको, और इस एक्स्ट्रा वर्क के चक्कर में उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जब बैक्टीरिया डिजॉल्व ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम, तो फिर जीव जंतुओं को कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन। प्लस वो पदार्थ जो सड़ा है वो किसी न किसी तरीके से जीव जंतुओं के अंदर वो प्रवेश करेगा, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से मछलियाँ क्या होंगी, ग्रसित होंगी। आप भी ग्रसित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप स्नान करते हैं तो आपको भी नुकसान होता है इससे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा बहुत एलर्जी हुआ तो आप गए, पहुंचे डॉक्टर के पास और उसने एलर्जी की 1-2 टेबलेट दी और आप सही हो गए। लेकिन ये आस्था के नाम पे सोचो, एक जगह की मैं बात बता रहा हूँ कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ फूल पत्तियाँ विसर्जित करते हैं लोग। ये विसर्जन के नाम पर कितना बड़ा प्रदूषण कर रहे हैं ये, और ऊपर से हेलीकॉप्टर से सरकारें भी
फूल वर्षा करा रही हैं। तट पे कर्मचारी लगे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जहां लाखों की भीड़ एक साथ प्रवाहित कर रही हो, वहां 100-200 कर्मचारी कितना छान के बाहर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं यात्रियों द्वारा जो इनकी आस्था के नाम पर जो फूल और पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, नदियों को प्रवाहित की जाती हैं, कहीं ना कहीं ये जलीय जनजीवन पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डालती हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप जाइए और आस्था के नाम पे माथा भी टेकिए, हाथ भी जोड़िए, पूजा पाठ भी कीजिए, लेकिन ऐसी हरकत मत कीजिए जो कि उन बेगुनाह और बेकसूर जनजीवन को आपसे कोई नुकसान होने पाए। ठीक है। ऐसे स्थल से एक प्रदूषण और पहुंचता है, कृषिगत प्रदूषण। कृषिगत प्रदूषण में जैसे पेस्टिसाइड है और केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब किसान पता लगा कि दवा का छिड़काव करके लौटा ही था, तभी बारिश हो गई। खेत में या फसलों में दवा का छिड़काव करके वो लौटा ही, तैसे उसी समय बारिश होने लगी। अब वो सारा का सारा पेस्टिसाइड जो है, कीटनाशक, वो धुल करके आ गया कहाँ, पड़ोस वाले तालाब में। तालाब से वो पानी नदियों में जाना है, नदियों में पहुंचा, उसमें केमिकल है, पेस्टिसाइड है। तो जो दवा वो डाला था कीड़े मकोड़ों को मरने के लिए, अब वो दवा नदी में पहुंच चुकी है, और नदी में जो जीव है या वनस्पतियां हैं, उन पे इसका नकारात्मक असर पड़ता है। नदियों द्वारा ये समुद्र में पहुंचते हैं, तो अंततः समुद्र इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं। अब ये सब केमिकलाइज फर्टिलाइजर जो होते हैं, अब ये भी बारिश के पानी के साथ बह करके नदी, तालाब और कहाँ पहुंच रहे हैं, समुद्रों में पहुंच करके प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है। वल्केनिक इरप्शन से भी प्रदूषण होता है। जो स्थलीय क्षेत्र में वल्केनों का जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, वल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार अगर हो रहा है कहीं पे किसी क्षेत्र में, तो उसके साथ भी बहुत सारे मटेरियल्स बाहर आते हैं। और वो अब जैसे ज्वालामुखी के दौरान बहुत सारी धूल, मिट्टी, राख जो होती है, ज्वालामुखी राख वायुमंडल में होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। तो जो ज्वालामुखी राख है वो वायुमंडल में जो पहुंच गई, अब उसको बैठना तो है ही, समुद्रों में बैठेगी, स्थलीय भाग पर बैठेगी, बारिश के पानी के साथ बह करके समुद्रों में जाएगी। तो वल्केनिक इरप्शन भी कहीं ना कहीं स्थलीय प्रदूषक है जो महासागरों को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे आप देखें, एक दो कारक और हैं, आप भी खुद से भी सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक जो स्थल से समुद्रों तक पहुंच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, महासागरीय जनजीवन को नष्ट कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं या पारिस्थितिकी उसकी अस्थिर कर रहे हैं। जैसे कोई नदी जंगल से होकर गुजर रही है, तो जो उनके पत्ते होते हैं वो ज़मीन पे पड़ते हैं, जो या नदियों में पहुंचते हैं, पेड़ के पत्ते वो सड़ते हैं। जब सड़ने गलने से उनके जो नदी का जल है या समुद्र का जल है, उसमें एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रदूषण का है और स्थलीय प्रदूषण है। ऐसे और भी बहुत सारे कारक हैं जो आप लिस्ट बनाते जाएं। मेंस में आप लिखने के लिए जब भी कभी समुद्री प्रदूषण के स्रोत पे बात करें, तो आप एक तरफ से लिखना शुरू करें, एक एक पॉइंट में। देखिए, हर विषय में आपको एक टॉपिक ऐसा मिलता है जहां आप दिल खोल के बहुत कुछ लिख सकते हैं, कोई सीमा नहीं होती है उसकी। तो समुद्र विज्ञान में प्रदूषण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप स्थल, वायुमंडल, जलमंडल सबको शामिल कीजिए और एक तरफ से खूब लिखिए। जितनी भी दिल की भड़ास है सब निकाल दीजिए इसी पे, क्योंकि यहाँ स्कोप है, आप रुकिए मत। ठीक है। बाकी चैप्टर्स में तो एक लिमिटेशन होता है कि आप जो कारक हैं आप वही कारक लिखिए, जितने जो प्रभाव है आप वही प्रभाव लिख सकते हैं। लेकिन प्रदूषण में कोई लिमिटेशन नहीं है शब्दों की। आपके अंदर जितना गुस्सा हो, जितनी भी तकलीफें हो, वो सब उठा करके इसमें लिख दीजिए, जिससे कि समुद्रों को नुकसान पहुंच रहा है। ये स्थल आधारित प्रदूषण है, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि वायुमंडल आधारित प्रदूषण क्या क्या है। देखते हैं कि जल आधारित प्रदूषण क्या है। ये तो हो गया स्थल से, जो स्थलीय क्षेत्र से प्रदूषण महासागरों में पहुंच रहा है और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर देखते हैं कि जल आधारित प्रदूषण में कौन कौन से शामिल होंगे जो जलीय, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगला आप लिख लीजिएगा, महासागरीय
आधारित प्रदूषण। महासागर जिसका संबंध महासागरों से है, ऐसे प्रदूषक जो महासागर से संबंध रखते हैं तो वो स्थल के ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का उत्पादन महासागर नहीं कर रहे हैं, वो स्थल भाग पे ही उसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन फिर भी हम उनको महासागरीय प्रदूषण का जो स्रोत है उसमें शामिल करते हैं। उनका संबंध स्थल से डायरेक्टली नहीं हो पाता है। कारण क्या है, कोई टैंक जा रहा है, कोई जहाज जा रही है और उसमें तेल का रिसाव होने लगा, तो वो जो प्रदूषण हो रहा है और जो प्रभावित हो रहा है दोनों एक ही साथ हैं, वहीं पर हैं, वो कहीं से जा नहीं रहे हैं। स्थलीय प्रदूषण का मतलब हो गया कि स्थल से वो जल के साथ महासागरों में पहुंचे हैं। महासागरीय प्रदूषण का जो स्रोत है, इसका अर्थ हो गया कि महासागर में ही प्रदूषण कर दे रहे हैं जाके, यानी ऐसा प्रदूषण जो महासागर में जाके करते हैं और उसका असर महासागर के जनजीवन पे पड़ रहा है। और स्थलीय प्रदूषण का अर्थ हुआ कि जो हम प्रदूषण तो स्थल पे कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कहाँ पहुंच रहा है, महासागरों में। इसमें सबसे पहला जो प्रदूषण है वो तेल रिसाव ही है। तेल रिसाव, ये तेल रिसाव क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, जो समुद्रयान होते हैं, बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, उन्हीं के माध्यम से हम तेलों का आयात या निर्यात करते हैं। रास्ते में अब समुद्र के माध्यम से ये सस्ता पड़ता है भाई। यात्रा के या परिवहन के तो 3-4 साधन होते हैं, लेकिन उसमें सबसे सस्ता साधन जो है वो समुद्री साधन है, जलयान है, या जल मार्ग से व्यापार करना, ये सबसे आसान पड़ता है, आसान भी और सस्ता भी पड़ता है। जब हम तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो और समुद्रों के माध्यम से जहाजें तेल को लेकर आ रही हैं, कहीं से लीकेज हो जाए तेल का, अब वो तेल का रिसाव होने लगा सागरों में। इतनी बड़ी जहाज में अगर नोटिस नहीं किया गया तो 400-600 लीटर तेल अगर बह भी गया तो पता नहीं चलेगा। अब वो तेल का रिसाव जो हुआ वो समुद्र की सतह पे फैल गया, बहुत तेजी से फैलेगा तेल। वहां पे प्रकाश संश्लेषण, जो जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, उन्हें जो प्रकाश की आवश्यकता है वो बाधित हो गई तुरंत, क्योंकि अब जो तेल सतह पे पड़ गया है तो फिर अब रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अब सूर्य का प्रकाश नीचे जा ही नहीं रहा बल्कि रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। कोई मछली है, एक बार छलांग लगाई और उसके बॉडी पे, उसके शरीर में तेल लग गया, वो इतनी चिकनी हो गई कि महासागर में तैर भी नहीं पा रही है। या कोई पक्षी आई और मछली पकड़ने के लिए, पता लगा चोंच अंदर डाली और वो गले तक पूरा किससे भीग गई, तेल से। अब वो अपना पंख नहीं फैला पा रही है सही से। या और भी बहुत सारे नुकसान इससे होते हैं जब तेल का रिसाव हो जाता है। प्रदूषण, अब जीव जंतु में जैसे वनस्पति, अगर तटीय क्षेत्रों में देखा जाए तेल का जो रिसाव हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। तो जो शैवाल है या और भी वनस्पतियां हैं महासागरीय क्षेत्रों में, एल्गी वगैरह, ये सब क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण न कर पाने की वजह से इनकी मौत होने लगती है, डेथ होने लगती है। परिणाम ये होता है कि जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो इन पर डिपेंडेंट होते हैं जीव जंतु, उनको भोजन नहीं मिल पाता है, उनकी डेथ होने लगती है। जैसे प्रवाल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब कभी तेल रिसाव अगर हो गया प्रवाल वाले क्षेत्र में कहीं, प्रकाश संश्लेषण तुरंत रुक जाएगा। तो जो एल्गी है वो एल्गी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी, तो फिर प्रवाल जीव को भोजन नहीं दे सकती, और फिर होता क्या है, प्रवाल ब्लीचिंग होने लगती है। तो डाइवर्सिटी पे ही इसका नुकसान अंततः पड़ता है। ऐसे रसायनों का रिसाव भी होता है। हम किसी खतरनाक रसायन को इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पता लगा टैंकर ही फट गया कहीं जाके, और ये केमिकल है, बहुत तेजी से जल है, चूंकि ये भी केमिकल है, पता लगा कहाँ पे कि पूरे महासागर में लगभग काफी क्षेत्र को ये प्रदूषित कर दिया है। अब वहां पे जो जीव जंतु हैं उन बेचारों को क्या पता था कि ये मानो इस जहाज में क्या लेके जा रहा है। उसे तो तब पता चला ना जब केमिकल उसको मिला, और फिर जब उनके सदस्यों की एक एक करके डेथ होने लगी, तब लगा कि यार मानव ने तो गड़बड़ कर दिया मेरे साथ। तो तेल रिसाव है, रसायनों का रिसाव है। ऐसे जो अपतटीय क्षेत्र में तेल निष्कासन होता है, यानी जो रिफाइनरीज लगाई जाती हैं, ये भी प्रदूषण करती हैं। जो अपतटीय रिफाइनरी है, अपतटीय रिफाइनरी का मतलब होगा कि तट से थोड़ा सा और आगे अंदर जाने पर,
महासागरों में। वहाँ पे हम बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए हैं, मशीनें लगा दिए हैं तेल को निकालने के लिए। अब सागर चूंकि संसाधनों से भरपूर हैं, अब तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी मात्रा में तेल गैस प्राप्त होते हैं। जब हम वहाँ पे प्लांट लगा दिए, मशीनरी लगा दिए हैं, तेल का निष्कासन कर रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि 100% हम निकाल ही ले रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में तो हम समुद्रों में छोड़ दे रहे हैं उसको निकालने के बाद। ये तो हम कर ही रहे हैं कि तेल जो निकाल रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा तो महासागरों में प्रदूषण फैला ही रहा है, साथ में उस मशीन के लिए, उस मशीनरी पे जो काम करने वाले हैं उनका वेस्ट मटेरियल, खाने पीने की चीज़ें जो समुद्रों में ही फेंक दे रहे हैं। मशीन को ठंडा रखने के लिए उसी जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, समुद्र के ठंडे जल का, और फिर वो गर्म हो जाता है। जब मशीन को ठंडा करते करते जब पानी गर्म हो जाता है तो उस पानी को भी वहीं छोड़ दिया जाता है। वहाँ का तापमान भी इंक्रीज हो गया उस क्षेत्र का। तो जो जीव जंतु एक निश्चित तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं, जब उनका तापमान अचानक से बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा परिणाम? पारिस्थितिकी पे नकारात्मक ही असर पड़ रहा है। इससे एक कारक ये है। ऐसे गैर अपघटनीय पदार्थों का भी प्रदूषण कर रहे हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका, इसमें जैसे प्लास्टिक है, मैंने आपको बताया। मछुआरे हैं, मछली मारने जाते हैं तो जो उनकी ट्रॉली होती है, जो जाल होता है, ये जाल बहुत ही खतरनाक रेसे से बनी होती है, इतनी ज़्यादा कि इनको तोड़ पाना या फिर इन्हें काट पाना पॉसिबल नहीं होता है। कभी मछली पकड़ते समय जब इनकी जाल फट उड़ जाती है, जो यूजेबल नहीं है, तो ये मछुआरे क्या करते हैं, जाल को वहीं फेंक के आ जाते हैं। मछली तो उस समय तो फंसी नहीं जब ये फंसाना चाहते थे, वो बाद में आके फंस गई। अगर उस समय फंसती तो ये निकाल लेते, लेकिन जब बाद में फंसी, कोई निकालने वाला भी नहीं है। कछुए हैं, मछलियां हैं, या और भी बहुत सारे जीव हैं जो बेकसूर हैं, एकदम अपने रास्ते पे अपने घर में घूम टहल रहे थे और अचानक से उन्हें चमकती हुई कोई चीज़ दिखी, पास गए और पता लगा उसी में जकड़ गए। तो ये भी महासागरीय प्रदूषण है कि वहीं पे जाके हम प्रदूषण छोड़ दे रहे हैं। ये सब और भी ऐसे हैं, बहुत सारे कारक ऐसे आपको मिलेंगे। जैसे मछली पकड़ने की जाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। महासागर में सीधे तौर पे प्रदूषण पहुंचा रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि सीधे ही महासागरों में ये छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से महासागरीय पारिस्थितिकी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें और भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बस जो शर्त है वो आप ध्यान में रखें क्या होगी, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं एक वायुमंडल से क्या प्रदूषण हो रहा है महासागरों को। इसमें आप डॉकयार्ड को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे जो समुद्री जहाज निर्माण के जो कारखाने होते हैं वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, या रिपेयरिंग सेंटर जो होते हैं। और समुद्री जहाज के लिए रिपेयरिंग सेंटर समुद्र के तट पे ही लगाया जाएगा। अब पता लगा कि वहाँ से जो तेल है या और भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो लोहे के या किसी प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो जहाज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़राब हो गए हैं, तो वहीं आसपास पड़े पड़े वो समुद्रों में ही पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ आप डॉकयार्ड भी लगा एक शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, ये डॉकयार्ड जो होते हैं जहाज निर्माण के सेंटर होते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी जहाज़ें जो जलयान है महासागरों में, वो जाते जाते वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। अब जैसे टाइटेनिक जैसी जहाज़ें डूब गई, इनका जो मलबा होता है कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, समुद्र में प्रदूषण करता है। ऐसे खनन के द्वारा, मैंने आपको बताया है कि डियो गार्सिया के पास खनन के लिए हमें क्षेत्र मिला है। अन्वेषण के दौरान, खनन के दौरान भी हम प्रदूषण ठीक ठाक करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं खनन के माध्यम से। खनन के द्वारा अब आजकल तो जो परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं वो भी समुद्र क्षेत्र को ही चुन के किए जा रहे हैं। भाई जिस परमाणु परीक्षण से आप इतना डरते हो कि स्थल पे उसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते हो, तो महासागर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका परीक्षण कर रहे हो, तो सोचो महासागरीय जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा उसका।
तो अब ये भी एक कारक आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आधा समुद्री परमाणु परीक्षण। आधा समुद्री का मतलब समुद्र के कुछ नीचे जा करके हम इसका कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला जो फैक्टर है, जो अगला प्रदूषण है वो वायुमंडल से आधारित प्रदूषण है। ये तो हो गया स्थलीय और जलीय आधारित प्रदूषण। अगला है वायुमंडल आधारित प्रदूषण। वायुमंडल आधारित प्रदूषण में सबसे प्रमुख प्रदूषण जो है वो क्या है? अम्ल वर्षा। वायुमंडल में ये गैसें होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में ठीक ठाक मात्रा में है। पता लगा वर्षा होने के बादल बना, और बादल की जो बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें, उनके साथ ये जल के साथ रासायनिक अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? रासायनिक एसिड बना लेती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो बारिश हो जाता है, बारिश का पानी फिर तालाब में इकट्ठा होगा, तालाब की पारिस्थितिकी चौपट नदियों में जाएगी, वहाँ उसकी अम्लीयता को बढ़ा देगी, एसिडिटी को बढ़ा देगी, महासागरों में पहुँच करके वहाँ नुकसान पहुँचाएगी। तो ये एक बड़ा कारण है, इसको हम और चर्चा करेंगे पर्यावरण वाले सेक्शन में। दूसरा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका सबसे बड़ा सिंकिंग कौन होता है? महासागर होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं महासागर। कार्बन का बहुत भारी मात्रा में अवशोषण करते हैं। कौन करता है अवशोषण? जो शैवाल होते हैं या महासागरीय वनस्पतियां होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या करती हैं? स्टोर करती हैं, और बहुत भारी मात्रा में स्टोर करती हैं। जब भारी मात्रा में हम दे ही रहे हैं उनको, तो अवशोषण करने के लिए अब क्या मिला उनके पास? करेंगे ही करेंगे। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन का अवशोषण करेंगे वनस्पतियाँ, तो इनके अंदर भी चेंजिंग आएगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन चाहिए भोजन बनाने के लिए, और जब ये भारी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करना शुरू करेंगे तो इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा महासागरीय क्षेत्रों का, वो क्या होगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अन्य जीव जंतु हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। ऐसे वायुमंडलीय धूल है, वायुमंडलीय धूल। महासागरीय निक्षेप के समय मैंने आपको बताया था कि ये वायुमंडलीय धूल भी धीरे धीरे महासागरों के सतह पे बैठती हैं, या फिर ये स्थलीय क्षेत्र में ही है, चक्रवात है, पवन है, ये सब उड़ा करके इसको वायुमंडल में ले जाते हैं, और फिर वहाँ से आगे बढ़ के कहाँ डंप करते हैं? महासागरीय क्षेत्रों में प्रदूषण करते हैं। तो वायुमंडलीय धूल भी, अब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान भी ये धूल ठीक ठाक मात्रा में निकलती है ज्वालामुखी राख के रूप में, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाती है। स्पेस पॉल्यूशन है एक शब्द, ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्पेस पॉल्यूशन। स्पेस पॉल्यूशन कैसे क्या होता है? इसमें देखिए, कोई उल्का पिंड अगर पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजर रहा है, तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण वो जल जाता है। जलता है तो उसकी जो राख होती है वो धीरे धीरे करके महासागरीय क्षेत्रों तक पहुंच ही जाती है। पता लगा वायुमंडल से वो स्थल भाग पे भी आए अगर, तो स्थल पे वर्षा जल के साथ मिल करके वो धूल जो है महासागरीय क्षेत्रों में जाके प्रदूषण फैला रही है। स्पेस पॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्चर, रॉकेट वगैरह। ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे से ही लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए कि अगर ये 4 से 10 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में खराब हो जाए तो स्थल पे गिर के किसी का घर या किसी को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि ये महासागर में गिर जाए। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि महासागरों में भी तो कोई है, उनको तो ये नुकसान पहुंचाएगी नहीं। लेकिन मानो तो मानो, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। तो स्पेस पॉल्यूशन काफ़ी खतरनाक पॉल्यूशन है। इसमें हम बहुत सारी मिसाइलें ऐसी आगे छोड़ते हैं, या जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बहुत भारी मात्रा में ईंधन होता है उसमें, और वो ईंधन जब कभी मिसाइल ब्लास्ट हो जाए, ये सैटेलाइट या रॉकेट ख़राब हो जाने की वजह से जो ईंधन है वो महासागरों में जा कर के क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े प्रदूषण को अंजाम दे रहे हैं। तो स्पेस पॉल्यूशन ये हो गया। या कोई रॉकेट है, सैटेलाइट है जो ख़त्म हो चुकी है, उसको नीचे गिराएं। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम किसी सैटेलाइट को यहीं से मार के नीचे गिरा सकते हैं। जिस सैटेलाइट को आप नीचे गिराओगे वो पृथ्वी पे कहाँ गिराओगे? आप पहले से आंकड़ा सेट करके रखोगे कि ये महासागर में ही गिरे,
ऐसा लगता है जैसे कि वो है, तो विरासत ही समझ रहा है इंसान फिलहाल। तो ये सारे प्रदूषण हैं, महासागरीय प्रदूषण, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि वो स्रोत क्या क्या है प्रदूषण के, जितने सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या है। तो अब निश्चित रूप से अगर सोर्सेज पता चल गया है तो इम्पैक्ट तो मैंने हर लाइन में आपसे बताया है क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी आप समुद्री प्रदूषण के प्रभाव थोड़ा सा देख लीजिए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समुद्री पारिस्थितिकी अस्थिर होगी, समुद्री पारिस्थितिकी अस्थिर, समुद्री जैव विविधता का ह्रास, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा धीरे धीरे, यानी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। मैंने बताया आपको कि जब बहुत सारे खनिजों का हम प्रदूषण कर देंगे, आप पर्यावरण में एक शब्द पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। तो जब हम बहुत सारा प्रदूषण महासागरों में पहुंचा रहे हैं, सीवेज वगैरह के जो प्रदूषण, खनिज पदार्थ पहुंचा रहे हैं प्रदूषण के रूप में, तो जो वनस्पतियां हैं उनको तो खूब ढेर सारा पोषण मिल रहा है महासागरीय वनस्पतियों को, उसका वो सेवन करेंगे। और जब महासागरीय वनस्पतियां खाना खाएंगे और जो खनिज पदार्थ हम भेज रहे हैं यहाँ से, जो जैविक पदार्थ भेज रहे हैं, इनके अपघटन के लिए जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं उन सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा मात्रा चाहिए। भाई एक्स्ट्रा वर्क करना है तो एनर्जी भी एक्स्ट्रा चाहिए। इस एक्स्ट्रा के चक्कर में ऑक्सीजन का मैक्सिमम उपयोग ये करने लगते हैं। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, घुलित ऑक्सीजन होता है, तो फिर बाकी जो जीव जंतु हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और वो इससे प्रभावित होने लगते हैं। खाद्य श्रृंखला अफेक्टेड होगी, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, प्रभावित या संक्रमित कह सकते हैं आप, एक अच्छा शब्द है। ये कैसे होगी भाई, जिस कार्सिनोजेनिक पदार्थ को हम महासागरों में पहुंचा दिए हैं किसी माध्यम से, उनको मछलियां खा रही हैं, अब मछलियां खा रही हैं वो अफेक्टेड हो जा रही हैं, संक्रमित हो गई हैं। और फिर हम जाल लेकर गए, फेंके और 4 मछली लेकर आए घर पे, बढ़िया फिश फ्राई किए और उसका सेवन किए। तो जिस कैंसर से वो पीड़ित थी, जो जहर उनके अंदर आपने डाला था, वो जहर अब आपके अंदर है। तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला है एक, वो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी या संक्रमित होगी इससे, जो समुद्री प्रदूषण है। एसिड रेन इन नॉर्वे एंड स्वीडन, एसिड रेन जो होता है वो नॉर्वे और स्वीडन का एक इल्जाम होता है कि भाई यार प्रदूषण तो आप लोग कर रहे हो, प्रदूषण अमेरिका में होता है एग्जाम्पल के तौर पे, और जो एसिड रेन होती है वो नॉर्वे और स्वीडन में होती है। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर कुछ जो ग्रहीय पवन चलती है या जो प्लेनेटरी विंड होती है, अब प्रदूषण अमेरिका ने किया है, पता लगा कि गैसेज जो हैं या धुआं है या इंडस्ट्री का जो, वो ऊपर उठा वायुमंडल में, और वहाँ से हवाएं अटलांटिक महासागर को पार करके कहाँ पहुँच गई, पछुआ पवन लेकर गए नॉर्वे में, और वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश हो गई, वहाँ एसिड रेन हो जाता है। ये भी एक फैक्टर के रूप में आप लिख सकते हैं। इन सब प्रदूषण के बाद में एक बड़ी घटना होती है कोरल ब्लीचिंग की। ये एक बड़ी घटना है कोरल ब्लीचिंग। ये महासागरों का वर्षावन कहा जाता है, और इतने सेंसिटिव होते हैं ये कि थोड़े से भी चेंजिंग से क्या होता है, ये खत्म होने लगते हैं, इनमें ब्लीचिंग या फिर विरंजन, या आप कह सकते हैं कि कोरल मर जाते हैं। ये सारे प्रभाव हैं, ऐसे और भी आप प्रभाव छाट छाट कर लिख सकते हैं कितने प्रभाव पड़ेंगे। रोकथाम के लिए फिर वही मैरीन प्रोटेक्ट एरिया, आप कितना नेशनल पार्क बनाओगे मैरीन नेशनल पार्क भाई, आप कितना बना सकते हो, इतने इतने बड़े भाग पे महासागर हैं, तो अब उसका 1% भी तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो ये प्रभावी भी नहीं हो पा रहा है। इस प्रदूषण को रोकने का बस एक यही है कि हर जन तक, हर व्यक्ति तक, हर सरकारें तक जागरूकता होनी चाहिए और वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का जो निस्तारण है वो सही तरीके से और कर सकें। खासकर जो महासागरीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में जाके प्रदूषण कर दे रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए कोई उपाय किए जाएं, जिससे कि उन्हें महासागरों में बोतल और पॉलीथीन न पहुंचाया जाए। पर्यटन पे थोड़ा सा ध्यान कानूनी रूप से भी और जागरूकता के रूप में भी देना चाहिए, जिससे कि वो बीच पे जा करके पॉल्यूशन ना करें। और ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए जो महासागरों में जो प्रदूषण हटाने योग्य हैं। अब जैसे तेल अधिप्लाव जो है, मैंने बताया तेल रिसाव, उसके लिए तकनीकी रूप से हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज और ऐसे केमिकल्स का हम विकास कर रहे हैं, जिससे कि तेल अधिप्लाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन उसे और उन्नत बनाया जाना चाहिए। या स्थल भाग से कोशिश करना चाहिए कि जो शहरों से जो मलबा या जो गर्म जल या फिर जो किचन का जो जल होता है, सबसे खतरनाक तो ये जल होता है। किसी के वॉशरूम से जो पानी जाता है वो सबसे डेंजर होता है। तो इसके लिए जो नदियों में पहुंचने से पहले ही नालों पे इसका ट्रीटमेंट कर देना, और इसको बड़े पैमाने पे किया जाना चाहिए। किसी एक शहर में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी यात्रियों से अनुरोध करना चाहिए कि कृपया आप फूल पत्तियों का विसर्जन ना करें। फल आपको वैसे ही मिलेगा जैसे फूल पत्ती डालने से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिए। आप लिख भी सकते हैं और अपने लोगों से आप इन सब के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह का नुकसान हो रहा है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो कम से कम वो किसी और को नहीं, लेकिन वो खुद तो सोचेगा एक बार। ऐसी बात है, सही बात है कि अगर इस तरह के नुकसान हो रहे हैं हमारी एक्टिविटी से, तो कहीं ना कहीं इसको रोक देना चाहिए या फिर कोई और विकल्प पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रदूषण समुद्री प्रदूषण था जो कि हमने आज